हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर हमने आपके साथ टॉपिक स्टडी कर लिया था फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें 4 स्टेजेस थे, आपको याद हो तो। 4 स्टेजेस कौन से थे? सबसे पहले बताइए क्या था आपके पास? सबसे पहले था प्रमोशन का स्टेज। प्रमोशन के बाद हमारे पास आया था इनकॉर्पोरेशन स्टेज, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट वाज कमेंसमेंट। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, या फिर एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो 3 डॉक्यूमेंट की हमने बात की थी आपसे। हमने कहा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द थर्ड वन था वो था प्रोस्पेक्टस। तो आइए हम प्रोस्पेक्टस को एक बार डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अगर नॉर्मल भाषा में बात करें, लेमन लैंग्वेज में बात करें, देन प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है जब वो शेयर वगैरह इशू करती है, ठीक है। तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, ठीक है। अगर टेक्निकली बात करें तो प्रोस्पेक्टस को आपको डिटेल में थोड़ा अच्छे से समझना है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें इसकी डिटेल आउट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मीनिंग। जो प्रोस्पेक्टस का मीनिंग दिया है हमारे यहां पर, उसे समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट। सो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट है दैट इनवाइट्स। क्या करता है ये डॉक्यूमेंट? ये डॉक्यूमेंट करता है इनवाइट। किस चीज को? या तो डिपॉजिट्स को, और ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स को, ठीक है। अब यहां पर कुछ और टेक्निकल टर्म्स थी, उन्हें वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले ऑफर फ्रॉम पब्लिक, इसका मतलब क्या है? ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। पहली बात तो हमने ये कही कि एक डॉक्यूमेंट है, यहां तक बात क्लियर है। दूसरी हमने कहा आपको ये डॉक्यूमेंट इनवाइट करता है आपको, इनवाइट डिपॉजिट, ठीक है। यानी हम इनवाइट कर रहे हैं एज अ कंपनी, वी आर इनवाइटिंग पब्लिक टू मेक गिव डिपॉजिट्स। अगर वो हमें पैसा देना चाहते हैं देन दे कैन गिव, प्रोवाइडेड हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया है। दूसरी बात, हम इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑफर भी करते हैं। हम ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं? ठीक है, दैट पीपल मेक ऑफर टू द कंपनी, यानी इनविटेशन टू ऑफर हो रहा है ये, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑफर नहीं है कि जो भी लोग हमें अप्लाई करेंगे हमारे यहां पर कंपनी में, उनको हम डिवेंचर्स या शेयर इश्यू कर देंगे। सॉरी, हाँ जी। तो जो भी लोग हमें अप्लाई करेंगे हमारे पास कंपनी के शेयर्स के लिए, डिवेंचर्स के लिए, या किसी भी सिक्योरिटी के लिए, हम उन्हें शेयर्स या डिवेंचर्स या फिर और कोई सिक्योरिटी इश्यू कर देंगे, नहीं। वी आर इनवाइटिंग, हम क्या कर रहे हैं? हम इनवाइट कर रहे हैं कि हम इनवाइट कर रहे हैं आपको दैट यू मेक एन ऑफर, ठीक है। और किसे इनवाइट कर रहे हैं? पब्लिक को, कि आप ऑफर कीजिए अगर आपको हमारे शेयर्स, ठीक है, लेने हैं तो, ठीक है जी। ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। अगर आपको शेयर्स लेने हैं देन यू मेक एन ऑफर। इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ये आगे जाके टेक्निकल टर्म बनेगा हमारे बात, ठीक है ना। बट स्टिल ये कंसेप्चुअल है, लॉ की बात है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस है, 2 चीजें हमारे पास हैं, एक ऑफर होता है, एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। इन दोनों में डिफरेंस है। ऑफर करते समय हम बता रहे हैं कि आप हमारे शेयर्स ले लीजिए। ऑफर करते समय हम क्या कहेंगे कि आप हमारे शेयर्स को खरीद लीजिए, और इंडिविजुअल आएगा और वो पेमेंट कर शेयर्स को खरीद लेगा। यहां दूसरा इनविटेशन टू ऑफर में अलग चीज है, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये इनविटेशन टू ऑफर में हम क्या कहेंगे? हम पब्लिक से कहेंगे कि अगर आपको शेयर्स चाहिए तो आप ऑफर कीजिए, आप पैसा दीजिए, फिर अगर हमारी मर्जी होगी देन वी विल इशू शेयर्स टू यू, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया दोनों में। यहां पर डायरेक्ट हम ऑफर कर रहे थे, यहां पर दूसरे में कोई और हमें ऑफर करेगा एंड दैट वी हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक्सेप्ट कोई और करेगा पहले केस में, और दूसरे केस में ऑफर कोई और करेगा और एक्सेप्ट हम करेंगे, उसको हमारी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी वो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इनवाइट करते हैं पब्लिक को टू मेक एन ऑफर,
ठीक है ना, फॉर सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन और परचेज, आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, जब आप मेंबर बनते हैं तो सब्सक्रिप्शन टर्म यूज होता है, ठीक है, या आप परचेज करेंगे हमारे डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज को। यहाँ पे ये वाला टेक्निकल वर्ड था जो मुझे समझाना था, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाद नॉर्मली आप इतना डिटेल में नहीं जाते इस चीज को लेकर, बट ये आगे काम आने वाला है वर्ड, आगे का जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे, जब प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे तो ये काफी काम आता है ये टर्म, ठीक है, उस समय प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अ प्रोस्पेक्टस। सी, हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रोस्पेक्टस कब इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है। हमने कहा था प्रोस्पेक्टस वो कंपनी इशू करती है जिसे अपने शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक में, अपनी सिक्योरिटीज इशू करनी है पब्लिक में, और वो जनरल पब्लिक को किया जा रहा है, ठीक है, जनरल पब्लिक है, यानी अपने रिलेटिव्स वगैरह को शेयर देने हैं अपने, तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। देन वी कैन फाइल अ स्टेटमेंट नॉन एज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट दूसरी है। तो यहां पर इस चीज को भी मैंने लिखा है दैट अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मस्ट इशू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो इसके लिए मैंडेटरी हो गया, इसके लिए मैंडेटरी हो गया अगर ये एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही जनरल पब्लिक से पैसा मांग सकती है, प्राइवेट कंपनी तो मांग नहीं सकती, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, पब्लिक कंपनी ही पैसा मांगती है, इसलिए हमने कहा कि मैंडेटरी किसके लिए, पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट तो मांग ही नहीं सकती, तो उसकी बात ही नहीं आएगी, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी आप यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो शेयर्स से लिमिटेड होती है, ठीक है, आपने जो पैसा नहीं दिया है उसके लिए आपकी लायबिलिटी आप पे ऑब्लिगेशन आ सकती है मेंबर्स पर, ठीक है। तो दूसरी बात क्या हुई कि जो है लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होनी चाहिए इस कंपनी में, उसी कंपनी के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करे, ठीक है, टू so that people can subscribe for its shares, they get an invitation to offer, ठीक है। now if it wants to invite public to subscribe to shares or debenture, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट ये था कि पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उसको अगर पब्लिक से पैसा लेना है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना होगा, ठीक है। चलिए जी, तो यहां तक की बात हो गई, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, एक मैंडेटरी क्लॉज है उसे भी हमने देख लिया। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस और एसेंशियल एलिमेंट्स कंटेन्ड इन प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो होनी ही होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो ये चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला, इन्विटेशन टू पब्लिक। पहली बात क्या होगी प्रोस्पेक्टस के अंदर कि प्रोस्पेक्टस इनवाइट करेगा पब्लिक को, ठीक है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करेंगे या पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट करेगा थ्रू न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया जिसमें आ गया न्यूज़पेपर आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, और भी जो भी मीडियम है अवेलेबल उनके थ्रू आप इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को। और जब इनवाइट करेंगे तो प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी दी जाती है उन्हें, ताकि लोग उस प्रोस्पेक्टस को रीड कर सकें एंड देन फाइनली टेक द डिसीजन कि उन्हें कंपनी के शेयर्स के लिए, सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज इन्विटेशन टू पब्लिक होगा, ये पहली बात। दूसरा, जो इन्विटेशन होगा प्रोस्पेक्टस के अंदर या थ्रू प्रोस्पेक्टस जो इनवाइट करेगी कंपनी लोगों को, ठीक है, वो कंपनी या तो खुद करेगी, ठीक है, बाय कंपनी, देन इन्विटेशन कैन बी बाय द कंपनी और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, मींस या तो कंपनी खुद करे इनवाइट लोगों को, या फिर किसी और को ऑथराइज कर सकती है कंपनी टू इनवाइट पब्लिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या तो कंपनी खुद करेगी या कंपनी के बिहाफ पर कोई और कर सकता है जिसे कंपनी ऑथराइज करेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, थर्ड एलिमेंट, टू सब्सक्राइब। अभी जो प्रोस्पेक्टस है इसके अंदर इन्विटेशन दिया जा रहा है, ठीक है, जो कंपनी इनवाइट कर रही है, कंपनी के बिहाफ पर कोई इनवाइट कर रहा है, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, ये इनविटेशन किस चीज के लिए होगा, ये इनविटेशन होगा टू सब्सक्राइब, आप कंपनी के शेयर्स को, डिबेंचर्स को परचेज करने या सब्सक्राइब करने के लिए ये इनविटेशन होता है, ठीक है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनविटेशन होना चाहिए, बाय कंपनी और बिहाफ ऑफ कंपनी होना चाहिए, और
सब्सक्राइब या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज के लिए होना चाहिए। व्हेन आई से द टर्म सिक्योरिटीज, इट इंक्लूड्स शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने सिक्योरिटीज टर्म लिख दिया। चलिए जी, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया प्रोस्पेक्टस का, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इसे आप एक बार लिख लीजिए। हाँ जी, तो अब हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 में, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टॉपिक है हमारा है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये काफी बड़ा इशू है एक बिजनेस के लिए, जब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें चूज करना चाहिए। क्या हमें सोल प्रोप्राइटर पर जाना चाहिए, पार्टनरशिप पे जाना चाहिए, एचयूएफ बनना चाहिए। ऐसे एचयूएफ में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, एचयूएफ में एक बेसिक कैटेगरी है जो ऑप्शन नहीं होता, वो कुछ ही लोग चूज कर सकते हैं। एचयूएफ के अलावा बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जाना चाहिए या एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाना चाहिए। सो पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट। इन सब के अपने अपने फीचर्स हैं, अपने अपने मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। ठीक है, नाउ सो देर आर सर्टेन फैक्टर्स। अब ये प्रॉब्लम तो आई गई है कि भैया कौन सा बिजनेस फॉर्म हमें चूज करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसिडर किया जाता है व्हाइल चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। तो वो फैक्टर्स क्या हैं, किन किन चीजों को कंसिडर किया जाता है जब हम चूज करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर या कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर हमें यूज करना है। तो आइए उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। ठीक है, क्या वो ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पर्सनल अटेंशन बहुत देना पड़ता है, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करना होता है कस्टमर्स से। आप चाहते हैं कि पर्सनल अटेंशन दी जाए। ठीक है, पर्सनली आप हर चीज को देख सकें, मॉनिटर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो अगर आप पर्सनल अटेंशन चाहते हैं बिजनेस में, आप चाहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट हो आपका आपके सप्लायर्स से, आपके क्रेडिटर्स से, आपके एम्प्लॉयज से, आपके कस्टमर्स से, तो आपके लिए बेस्ट है जी सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि इन दोनों में आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं इन सब लोगों से। बाकी फॉर्म की बात करें तो ऐसा नहीं होता। अगर कोऑपरेटिव की बात करो तो वहां ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको। वहां कुछ लिमिटेड लोग ही बिजनेस को चलाते हैं, सभी नहीं चलाते हैं। कंपनी फॉर्म में भी पॉसिबल नहीं है, वहां ऑनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है। तो बेस्ट फॉर्म, अगर आपको डायरेक्ट एंड पर्सनल अटेंशन चाहिए तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा कंसिडरेशन यहां पर, अगर आपका मोटिव, आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि आप सर्विसेज देना चाहते हैं, सर्विस एक तरीके से आप सर्विस देना चाहते हैं लोगों को, यानी आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। सर्विस से मेरा मतलब ये नहीं हम सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, सर्विस से हमारा मतलब है आप एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, देन बेस्ट सुटेबल इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सूट नहीं करता, क्योंकि वो सभी बनते हैं प्रॉफिट अर्निंग के ऑब्जेक्टिव से। उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात जरूर है दैट कंपनीज में भी जो कंपनी होती है वहां पर आजकल हमारे पास, या पहले भी पुराने एक्ट की बात भी करें तो कंपनीज में एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग से सेक्शन है। एनपीओ के लिए सेक्शन 8 कंपनीज बनती हैं वो। ठीक है, तो जिसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कहा जाता है, तो वो भी बना सकते हैं। बट उसमें दूसरा इशू आ जाता है कि उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम ज्यादा बेस्ट समझते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आप बना लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। देन इफ यू रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन द कंपनी। कंपनी के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है अगर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट्स की, बहुत ज्यादा फंड्स की, पैसे की जरूरत है। तो क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर की बात करो
तो उसके पास भी फंड्स की लिमिटेशन होती है, पार्टनरशिप में भी लिमिटेशन है, कोऑपरेटिव वालों के पास तो वैसे ही पैसा नहीं होता, वो तो अपने एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए आते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए आते हैं। सो बेस्ट इज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ज्यादा फंड्स इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस के अंदर, ठीक है। आइए दूसरा फैक्टर जो कि हम कंसीडर करते हैं जब एक बिजनेस को हम ओपन करने की बात करते हैं, जब हम बिजनेस चूज करने की बात करते हैं कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर हम चूज करेंगे, दैट इज कैपिटल कंसिडरेशन। वैसे कैपिटल कंसिडरेशन की बात हमने यहाँ ऊपर भी की जब हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए क्या, तो कैपिटल कंसिडरेशन की बात आती है तो मैंने कहा अगर आपको ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड रिक्वायर्ड है, ज्यादा फाइनेंसेस की जरूरत है, ठीक है, आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे कम पैसे से काम नहीं चलने वाला, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, देन द कंपनी फॉर्म इज बेस्ट, ठीक है। अगर ज्यादा चाहिए, ज्यादा more amount of finance or capital is required, that company form of organization is best. Whereas if you require less amount of finance or capital, then you may go for sole proprietorship firms और पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है, आप इनके लिए भी जा सकते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए एक बार, इसके बाद हमें अगले फैक्टर्स पर जाना है। स्पेस थोड़ा सा कम था, मैं इसे इरेज कर दूसरे फैक्टर्स को लिख देता हूं यहां पर वन बाय वन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर है, जब एक चॉइस ऑफ बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप करते हैं, बिजनेस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर आप करते हैं, देन दैट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल। आप अपने बिजनेस पर कितना कंट्रोल रखना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं सारा कंट्रोल, सारा मैनेजमेंट आपके हाथों हो, तो देन बेस्ट ऑप्शन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। आप कहते हैं नहीं, थोड़ा बहुत डायल्यूशन हो सकता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल में और लोगों में बांट सकता हूं, देन यू मे गो फॉर पार्टनरशिप, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई इश्यू ही नहीं है, अगर कंट्रोल किसी और के हाथ में है, मालिक कोई और है, देन द ऑप्शन इज, द बेस्ट ऑप्शन इज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो डिग्री ऑफ कंट्रोल हम लोग समझते हैं, डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि जो कंट्रोल होगा बिजनेस का, जो बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो कौन लोग करेंगे। तो आप अगर कहते हैं कि ठीक है सारे डिसीजंस हमने ही लेने हैं, ठीक है, देन सोल प्रोप्राइटर इज बेस्ट एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज पार्टनरशिप। उसके बाद कहते हैं नहीं, हमें कोई इशू नहीं है कि जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, कोई और करे इस बिजनेस का, तो हमें इससे कोई ऑप्शन ऑब्जेक्शन नहीं है, देन यू गो फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो देखिए जी, अगर आप सारा का सारा कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट कंट्रोल चाहते हैं, किसी का दखल ना हो, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप सोल प्रोप्राइटर पर जाइए। वहीं अगर आपको कोई इश्यू नहीं है कि जो कंट्रोल है बिजनेस का और लोगों का शेयर हो रहा है, देन तो आप जा सकते हैं पार्टनरशिप में, और कंप्लीट शेयरिंग कंपनी में आती है, ठीक है। पार्टनरशिप से भी ज्यादा डायल्यूशन है कंपनी में, पार्टनरशिप में तो फिर भी 4 लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं आपस में मिलकर, ठीक है। कंपनी में तो ऑल टुगेदर ऑनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है, मालिक का डे टू डे ऑपरेशंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, कोई उनका लेना देना ही नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप में तो फिर भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेसिस पर भी लोग चूज करते हैं दैट विच फॉर्म ऑफ बिजनेस, एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन दे वांट टू गो फॉर। देन नेक्स्ट वी हैव इज लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज, लॉ के कंप्लायंस कहाँ ज्यादा हैं, तो अगर आप चाहते हैं या आपका ऐसा मानना है कि नहीं हमें लीगल फॉर्मेलिटीज इन चीजों में नहीं जाना है, ज्यादा लॉ के कंप्लायंसेस वगैरह में नहीं जाना है, देन द बेस्ट ऑप्शन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों है सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट ऑप्शन, क्यों, क्योंकि इसे बनाने और बंद करने में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। आपका मन करता है एक बिजनेस स्टार्ट करने का, एज अ सोल प्रोप्राइटर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू अरेंज योर रिसोर्सेज, ना कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, ना किसी कहीं से अप्रूवल्स लेने हैं। तो सोल प्रोप्राइटर सबसे इजी है लीगल फॉर्मेलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में बनाना। उसके बाद आए अगर हम नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में भी ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, क्योंकि हमने बताया है जो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन होता है दैट इज ऑप्शनल, वो ऑप्शनल है, आपको कराना है तो आपकी इच्छा है, आप नहीं कराना चाहते तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लॉ को इससे, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ,
कुछ टेक्निकलिटीज आती हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स हैं। अगर वो बेनिफिट्स लेने हैं, फायदे लेने हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अगर लीगल फॉर्मेलिटीज बिल्कुल ही नहीं करनी, नहीं जाना चाहते लीगल फॉर्मेलिटीज में, तो सोल प्रोप्राइटर पर जाओ। और थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज से इशू नहीं है तो पार्टनरशिप में जा सकते हो। और लीगल फॉर्मेलिटीज में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको और बेनिफिट्स की ज्यादा चिंता है। आपका एक बड़ा बिजनेस है जहां हर चीज लिखित में होनी चाहिए, लीगल मैटर्स पे कंसल्टेशन चाहिए होता है, देन यू विल बी गोइंग फॉर द कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपको पता है कंपनीज में, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं। हमने पीछे बात भी की है आपके साथ कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैसे बनती है। आपको फॉर्मेशन में ही 4 स्टेप है, 4 स्टेप्स जब पूरे होंगे जब जाके एक पब्लिक कंपनी बनेगी, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनेगी। याद है वो स्टेप्स कौन कौन से थे? पहला स्टेप याद कीजिए, प्रमोशन का स्टेज, जहां प्रमोटर बिजनेस के बारे में एक रिसोर्सेज अरेंज करता था, सारा ऑर्गेनाइज करता था। वो सब तैयारी करने के बाद फिर वो अप्लाई करता था आरओसी को, दैट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज, नेम अप्रूवल वगैरह के बाद में। फिर आरओसी उन चीजों को चेक करके, ठीक है, आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देता था। फिर आपको अगर कैपिटल लेनी है लोगों से तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज थी जहां पे कैपिटल रेज करते हैं, एंड देन फाइनली यू विल बी गोइंग टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो यानी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत थी कंपनीज में, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस टाइप के बिजनेस में जाना चाहते हैं। आप कहते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। आप कहते हैं नहीं लीगल फॉर्मेलिटीज से कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आप कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। देखो लीगल फॉर्मेलिटीज होने के देखो फायदे तो होते हैं, आपको पता है। तो अगर आपको लगता है नहीं हमारे ऊपर तो इस तरह की कोई इश्यू नहीं है, हमने कोई इतना बड़ा काम ही नहीं करना है, इतना बड़ा बिजनेस ही नहीं करना है, देन यू मे गो फॉर सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है लीगल फॉर्मेलिटी से हर इंडिविजुअल बचना चाहता है, हर टाइप ऑफ बिजनेस बचना चाहता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को इसकी जरूरत होती है, इसीलिए तो इस टाइप के स्ट्रक्चर बने हैं। चलिए, तो ये 2 हमने फॉर्मेलिटीज और कर ली आपके साथ, पहले 2 पिछले भी कर लिए, 4 फैक्टर्स कर लिए हमने आपके साथ। तो 4th के बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, इसे आप लिख लीजिए, मैं इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट्स पर चलता हूं। हाँ जी, तो मैंने नेक्स्ट फैक्टर्स लिखे हैं आपके सामने। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है, while considering the choice of business form, then that is liability and degree of risk involved। मैंने इस हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा किया है क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, पैरेलली चलती हैं। देखिए, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है, कोई रिस्की वेंचर आप कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हमें ऐसा बिजनेस चाहिए जहां पर हमारे ऊपर ज्यादा कोई दिक्कत ना आ जाए, हम लोगों को ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो अगर आप इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हैवी रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहेंगे, आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहेंगे। सॉरी, अच्छा, अब हम कोऑपरेटिव फॉर्म या कंपनी फॉर्म में क्यों जाना चाहेंगे अगर एक बिजनेस ऐसा है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है? क्यों? क्योंकि यहां पर लायबिलिटी जो है ना वो है लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, हम क्यों जाना चाह रहे हैं कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? क्योंकि हमारी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। लायबिलिटी हमारी कैसी है जी? लिमिटेड है। इसलिए हम जाना चाहेंगे कोऑपरेटिव या फिर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क आता है तो उसे बियर कौन करेगा? ऑनर करेंगे, मालिक करेंगे। अब मालिक को बियर करना है तो मालिक को ज्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो क्या कहते हैं, हमने जो लगाया है मैक्सिमम वही डूबे। तो हम कहेंगे हम कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं या फिर कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं। हाँ, पार्टनरशिप की बात मैंने नहीं की क्योंकि नॉर्मल पार्टनरशिप, हम 1932 एक्ट वाली पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं जहां पे लायबिलिटी क्या होती है जी? अनलिमिटेड होती है। हाँ, जो नया कॉन्सेप्ट आया है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाला, वो भी आप चूज कर सकते हैं
ठीक है, तो वो भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी वाला भी, वहां पर भी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए चूज किया जा सकता है उसको भी। ठीक है, अगला देखिए, अगर रिस्क जो है, बिजनेस जो वेंचर आपने किया है, बिजनेस स्टार्ट जो किया है, उसमें रिस्क कम है, या जो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें रिस्क आपको लगता है कम है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क कम है तो लायबिलिटी वगैरह वाला इशू इतना बड़ा नहीं होगा कि आप अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट के साथ भी चल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा रिस्क नहीं है इसमें, इस तरह का कोई खतरा ही नहीं है, तो आप जा सकते हैं इसमें। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा इस वाले में हम सोल प्रोप्राइटर, हाई रिस्क में सोल प्रोप्राइटर के साथ या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि यहां पर इन दोनों में लायबिलिटी क्या है जी, लायबिलिटी है अनलिमिटेड। ठीक है, तो दोनों पैरेलल चलेंगे, रिस्क ज्यादा है तो लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, रिस्क कम है तो लायबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ रिस्क कम है, लायबिलिटी कम है, हमने कहा सोल प्रोप्राइटर के साथ, पार्टनरशिप फॉर्म के साथ चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज। हम सब जानते हैं कि बिजनेस करना अलग चीज है, उसे मैनेज करना अलग चीज है। हर इंडिविजुअल हर एरिया में एक्सपर्टाइज नहीं रख सकता। ठीक है, आप हो सकता है आप सेल्स में बहुत अच्छे हैं, आप हो सकता है अकाउंटिंग में अच्छे ना हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें साथ साथ चलती हैं। अब अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस एक्सपर्ट लोग मैनेज करें, ठीक है, जिन्हें हर फील्ड में अच्छी नॉलेज हो, बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, कैसे बिजनेस को चलाना है, एक्सपर्ट लोग अगर आपको चाहिए अपने ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, तो आपको किस टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना होगा, इस पर बात करते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट स्किल या एक्सपर्टाइज चाहिए अपने ऑपरेशंस में, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में आपको चाहिए, इफ यू रिक्वायर्ड दैट, देन द कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज बेस्ट। ठीक है, अगर आपको एक्सपर्टाइज चाहिए देन द कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज बेस्ट, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में मालिक अलग हैं और मैनेजमेंट अलग है। जो ऑनर हैं वो बिजनेस को नहीं चलाते, बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, who are specialized in different fields, different areas, उन्हें पता है बिजनेस कैसे चलाना है, then that form is suitable for you। हाँ, दूसरी बात, आप कहते हैं नहीं हमें ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, ज्यादा मैनेजमेंट स्किल, मैनेजरियल स्किल्स नहीं चाहिए, तो आप सोल प्रोप्राइटर भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां सारा काम आपने खुद करना है। आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी जा सकते हैं, वो थोड़ा वहां पर फिर भी आपको स्किल ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग मैनेज करेंगे वो ज्यादा होंगे। बट कंपैरेटिवली जीरो स्किल्स चाहिए या कम स्किल्स में काम चलेगा तो सोल प्रोप्राइटर, थोड़ी और ज्यादा स्किल्स चाहिए तो पार्टनरशिप, और आप चाहते हैं बहुत अच्छे से ही मैनेज हो, देन यू विल बी गोइंग फॉर द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करना चाहें कोऑपरेटिव की, तो कोऑपरेटिव में भी देखो अभी जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से लोग मैनेज करते हैं, तो वहां भी बात सोल प्रोप्राइटर या आप कह सकते हैं पार्टनरशिप जैसे ही होगी। जो कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है इसमें मैनेजमेंट ऑल टुगेदर अलग है, एक्सपर्ट लोग संभालते हैं, वो बात नहीं आती। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 पॉइंट्स हो गए फैक्टर्स में जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो ध्यान में रखे जाते हैं जब एक कंपनी फॉर्म ऑफ एक बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। आइए इन्हें अब मैं इरेज करूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चल रहे हैं आगे। हमारे पास अभी 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, एक तो बचा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस एंड अनदर इज कंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए इन्हें आप लिख लीजिए एक बार। हाँ जी, तो लास्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं हमारे पास इन फैक्टर्स में, जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं जब हमें चूज करना है कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें लेना है। तो देखिए हमारे पास है 7th पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। आप चाहते हैं अगर कि जो ऑपरेशंस हो बिजनेस के वो फ्लेक्सिबली मैनेज किए जा सकें, यानी आपके अकॉर्डिंगली आप जैसे चाहते हैं उन्हें मैनेज कर सकें, तो आपके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा। या आप चाहते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लेक्सिबिलिटी से, तो आपके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, देख सकते हैं इससे। देखिए अगर आपको चाहिए हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप अपने हिसाब से जैसा करना चाहें वैसा कर सकें, देन द बेस्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। यहां आपको कुछ कहने के लिए कोई नहीं होता, यू आर द इंडिपेंडेंट वन, you have control over all the operations, all the activities of your business।
ठीक है, आपको जब आना है अपनी दुकान पर, अपने बिजनेस में आइए, जब जाना है चले जाइए। बिजनेस आज बंद रखना है, ऑफ रखना है, आप ऑफ रख सकते हैं। ठीक है, यानी सारी चीजें आपके कंट्रोल में है, आपके हैंड में है। आपको जो डिसीजन लेना है, जैसे लेना है, आप ले सकते हैं। मींस हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, देन मॉडरेट लेवल यानी ना तो बिल्कुल जीरो लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी, ना ही हायर लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी, बीच में आए तो मॉडरेट लेवल आता है। यानी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो आए, ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास मॉडरेट में आप पार्टनरशिप पर जा सकते हैं। अब पार्टनरशिप को मॉडरेट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में क्यों लेकर आएंगे? क्यों? यहां पर कंट्रोल और मैनेजमेंट आपके अकेले हाथ में नहीं है। यू हैव अदर पार्टनर्स एज वेल, जिनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जिनकी बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, पर मेजोरिटी कुछ कंट्रोल तो होता है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो आपके पास होती है। ठीक है, जो आप डिसीजंस ले सकते हैं थोड़े बहुत तो। ठीक है, इन कंसल्टेशन। ठीक है, चलिए, तो मॉडरेट लेवल आपके पास यहां हो गया, क्योंकि यहां पर किसी पार्टनर का एडमिशन करना है तो सभी पार्टनर्स की परमिशन चाहिए, रिमेनिंग की। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो बताकर जा रहा है सबको। ठीक है, कोई डिसीजन लेना है, कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है तो कंसल्टेशन चाहिए पार्टनर्स की। बट कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी था, पार्टनरशिप में लो लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आता है। अब बात करते हैं जीरो लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और वेरी लो लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की, क्योंकि वो आएगी आपकी कंपनी फॉर्म स्ट्रक्चर में। क्योंकि कंपनी में मैनेजमेंट अलग है, ऑनर अलग है, डिसीजंस जो है वो हायरार्की लेवल से लिए जाते हैं। टॉप लेवल आपको बताएगा कुछ करने के लिए, देन अल्टीमेटली यू विल बी डूइंग इट। आपको कोई काम करना है, देन यू हैव टू टेक परमिशंस एंड अप्रूवल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पीपल इन योर हायरार्की। ठीक है, तब जाके आपको डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, नहीं कर सकते कंपनी में। यू हैव टू गो बाय द गाइडलाइंस, द पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के हिसाब से आपको काम करना होगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी हमारी यहां पर कंपनी में। तो आई होप आपको समझ में आया। फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में मिलती है, देन इट गोज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हमारे पास पार्टनरशिप में है, ठीक है, और लास्ट है कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में, जहां पे बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी है, लो लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद देखें अगर हम, तो नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूटी की बात आती है। कंटिन्यूटी की बात करें अगर हम लोग, तो आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए इन वाइल कंसिडरिंग कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें स्टार्ट करना है या बनाना है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस प्लान नहीं है अभी आपका, अभी आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपको नहीं पता कितने दिन चलने वाला है, ठीक है, कैसे रिएक्ट करेगी मार्केट, ठीक है, कस्टमर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें अभी आपको आइडिया नहीं है, इनिशियल स्टेज में है। ठीक है, यानी आपका जो बिजनेस है वो एडहॉक है, टेम्परेरी नेचर का है। ठीक है, देन द बेस्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको लगता है नहीं हमें लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, ठीक है जी, और आपको लगता है कि हमें परमानेंट नेचर का बिजनेस बनाना है, जो कि हम रहें या ना रहें। ठीक है, आपको पता है कंपनी फॉर्म स्ट्रक्चर में ऑनर रहे ना रहे, बिजनेस चलता रहता है, बिकॉज मैनेजमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, लोग मैनेज अलग कर रहे हैं इसको। ठीक है, प्लस आपके बाद और कोई जिसके पास शेयर होगी वो लोग इसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की बात करें, परमानेंट नेचर का, लॉन्ग टर्म का बिजनेस करना है, देन द सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट। आपको टेम्पररी नेचर का है या एडहॉक नेचर का बिजनेस है, देन वी हैव इज सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। आइए इसके बाद देखें, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर में आपने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान देनी है। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा हमारे पास चार्ट है इस चैप्टर के अंदर, जहां पर बताया गया है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले फैक्टर दिया है इन्होंने, फिर उसके मोस्ट एडवांटेजियस कौन सा स्ट्रक्चर होगा और लीस्ट एडवांटेजियस कौन सा होगा। आप देखिए, बात करें कैपिटल की, कैपिटल में सबसे ज्यादा फायदा किसमें है? सबसे ज्यादा फायदा आपको है कंपनी में। भाई अगर आपको कैपिटल की बात करें, सबसे ज्यादा कैपिटल कहां मिलेगी? कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में। कोई दिक्कत नहीं, जितना पैसा चाहिए मिल सकता है। और लीस्ट यानी सबसे कम फायदा कहां होने वाला है? वो होने वाला है सोल प्रोप्राइटर में। देन कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन,
जो फॉर्मेशन में लागत लगेगी, जो बनाने में जो कॉस्ट आने वाली है, जो बनाना है वो सबसे इजी कहाँ पर है? सबसे इजी है सोल प्रोप्राइटर में। और सबसे ज्यादा मुश्किल या लीस्ट एडवांटेजियस कहाँ है? कंपनी फॉर्म में है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है वहां पर, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कंप्लायंस है। मैनेजरियल स्किल्स, आपको मैनेजरियल स्किल्स चाहिए अच्छी, तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है आपके पास? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपको मैनेजरियल स्किल लीस्ट पे जाएं तो सोल प्रोप्राइटर पर जाएंगे। देन रेगुलेशंस की बात करें, कंप्लायंस की बात करें, लीगल मैटर्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा लीगैलिटीज, ठीक है, हमारी कहां पर है? कंपनी में है, तो वो लीस्ट एडवांटेजियस हो जाएगा। एंड मोस्ट एडवांटेजियस हमारे पास कौन सा होगा? जहां पे लीगल कंप्लायंस कम है, लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, तो वो हमारे लिए आएगा कौन सा जी? कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। सॉरी, मैंने गलत तो नहीं बोला, मैंने दूसरे के साथ रिलेट कर दिया शायद, ठीक है, सॉरी, मैं दोबारा बोल देता हूँ इस चीज को। अगर आपको रेगुलेशंस वगैरह को ज्यादा फॉलो करने की बात करें तो सबसे ज्यादा रेगुलेशंस कंपनी में है, और सबसे कम रेगुलेशंस, सबसे कम कंप्लायंस जो है वो सोल प्रोप्राइटर में है। आई थिंक मैंने शायद कुछ मिस्टेक की थी पीछे, ठीक है। आइए देन आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पर। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है? सोल प्रोप्राइटर में। तो मोस्ट एडवांटेजियस हो गया आपके लिए, देखो सोल प्रोप्राइटर लिखा है इन्होंने, मोस्ट एडवांटेजियस हो गया, जैसे चाहते हैं जब चाहते हैं अपना काम कर सकते हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं क्विकली ले सकते हैं। एंड लीस्ट एडवांटेजियस कौन सा हो जाएगा? लीस्ट एडवांटेजियस हो जाएगा हमारे पास, बताइए, कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद है कंटिन्यूटी की बात करें, अगर कंटिन्यूटी में देखें बेस्ट हमारे पास कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और लीस्ट एडवांटेजियस यानी जो फ्लेक्स कंटिन्यूटी जिसमें ना के बराबर होगी या पता नहीं कितने दिन चलने वाला है, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। देन आती है लायबिलिटी की बात। लायबिलिटी में बात करें तो एडवांटेजियस यानी फायदा किसमें है? फायदा उसमें होगा जिसमें लायबिलिटी आपकी कम होगी, तो वो है कंपनी। और जिसमें लायबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसमें हमें फायदा कम है, लीस्ट एडवांटेजियस होगा, और वो होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो एक बेसिक चार्ट इन्होंने दिया हुआ था, इस चार्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, एक टेबल दिया हुआ था। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने इसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वन बाय वन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है, उन्हें आपने अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद आपने थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं आपके पास, केस स्टडीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज हमारे इस चैप्टर में, तो आपने वन बाय वन सारी केस स्टडीज करनी है। कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो आप नेक्स्ट क्लास में इसे एक बार रीड कर आइएगा, पढ़कर आइएगा, ताकि हम अगले चैप्टर को स्मूथली आपके साथ कर सकें, ठीक है। और ध्यान रहिएगा, केस स्टडीज आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट करनी है। अगर केस स्टडीज अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी क्लास 12th में। बिल्कुल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ना के बराबर मान के चलिए आप तो आपने केस स्टडीज को अच्छे से करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए, ठीक है। और रीडिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए, जितना अच्छे से रीड करेंगे बुक को, जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। सबसे इजी है सोल प्रोप्राइटर में, और सबसे ज्यादा मुश्किल या लीस्ट एडवांटेजियस कहाँ है? कंपनी फॉर्म में है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है वहां पर, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कंप्लायंस है। मैनेजरियल स्किल्स, आपको मैनेजरियल स्किल्स चाहिए अच्छी, तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है आपके पास? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपको मैनेजरियल स्किल लीस्ट पे जाएं तो सोल प्रोप्राइटर पर जाएंगे। देन रेगुलेशंस की बात करें, कंप्लायंस की बात करें, लीगल मैटर्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा लीगैलिटीज, ठीक है, हमारी कहां पर है? कंपनी में है, तो वो लीस्ट एडवांटेजियस हो जाएगा। एंड मोस्ट एडवांटेजियस हमारे पास कौन सा होगा? जहां पे लीगल कंप्लायंस कम है, लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, तो वो हमारे लिए आएगा कौन सा जी? कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। सॉरी, मैंने गलत तो नहीं बोला, मैंने दूसरे के साथ रिलेट कर दिया शायद, ठीक है, सॉरी, मैं दोबारा बोल देता हूँ इस चीज को। अगर आपको रेगुलेशंस वगैरह को ज्यादा
फॉलो करने की बात करें तो सबसे ज्यादा रेगुलेशंस कंपनी में हैं और सबसे कम रेगुलेशंस सबसे कम कंप्लायंस जो है वो सोल प्रोप्राइटर में है। आई थिंक मैंने शायद कुछ मिस्टेक की थी पीछे, ठीक है। आइए देन आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पर। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है? सोल प्रोप्राइटर में। तो मोस्ट एडवांटेजियस हो गया आपके लिए, देखो सोल प्रोप्राइटर लिखा है इन्होंने, मोस्ट एडवांटेजियस हो गया, जैसे चाहते हैं जब चाहते हैं अपना काम कर सकते हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं क्विकली ले सकते हैं। एंड लीस्ट एडवांटेजियस कौन सा हो जाएगा? लीस्ट एडवांटेजियस हो जाएगा हमारे पास, बताइए, कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद है कंटिन्यूटी की बात करें, अगर कंटिन्यूटी में देखें बेस्ट हमारे पास कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और लीस्ट एडवांटेजियस यानी जो फ्लेक्स कंटिन्यूटी जिसमें ना के बराबर होगी या पता नहीं कितना दिन चलने वाला है, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। देन आती है लायबिलिटी की बात। लायबिलिटी में बात करें तो एडवांटेजियस यानी फायदा किसमें है? फायदा उसमें होगा जिसमें लायबिलिटी आपकी कम होगी, तो वो है कंपनी। और जिसमें लायबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसमें हमें फायदा कम है, लीस्ट एडवांटेजियस होगा, और वो होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो एक बेसिक चार्ट इन्होंने दिया हुआ था, इस चार्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक टेबल दिया हुआ था। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने इसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वन बाय वन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। उन्हें आपने अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद आपने थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं आपके पास, केस स्टडीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज हमारे इस चैप्टर में, तो आपने वन बाय वन सारी केस स्टडीज करनी है। कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो आप नेक्स्ट क्लास में इसे एक बार रीड कर आइएगा, पढ़कर आइएगा, ताकि हम अगले चैप्टर को स्मूथली आपके साथ कर सकें, ठीक है। और ध्यान रहिएगा, केस स्टडीज आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट करनी है। अगर केस स्टडीज अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी क्लास 12th में। बिल्कुल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ना के बराबर मान के चलिए आप। तो आपने केस स्टडीज को अच्छे से करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए, ठीक है। और रीडिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। जितना अच्छे से रीड करेंगे बुक को, जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।